नमस्कार दोस्तों, आप सभी का PS26 हिंदी चैनल पर स्वागत। जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल पर हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियो लेकर आते हैं। इसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाते हुए आदिकाल में किन किन साहित्य का विकास हुआ उनके बारे में हम जानेंगे, और वो भी एक ट्रिक के साथ। लेकिन उस ट्रिक तक बढ़ने के लिए पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रिक की तरफ। वह ट्रिक क्या है जिसमें आदिकालीन साहित्य को सम्मिलित किया गया है। एक छोटी सी ट्रिक है, असी जय हो न रो लो वी अमीर। ट्रिक क्या है दोस्तों? असी जैफनर लोभी अमीर, यानी कि एक व्यक्ति था असी जैफनर नाम का, वह लोभी इतना लोभी था कि वो अमीर हो गया, यानी कि असी जैफनर लोभी अमीर। अब इस ट्रिक के बारे में हम बात करेंगे, इनका क्या मतलब है इस ट्रिक का। इस ट्रिक का मतलब यह है, आइए हम समझते हैं। आ से बनता है अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य। सी से सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य। जय से जैन साहित्य। जैन साहित्य। फा से फागु काव्य या फागु साहित्य। इसके बाद बात करते हैं ना से नाथ साहित्य, और आगे रा से रासो साहित्य। रा से रासो साहित्य। और ऊपर लो, चलो इधर नीचे लिख लेते हैं इसको हम। लो से लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य। वी से विद्यापति। विद्यापति का अपने आप में एक साहित्य है। और अमीर से अमीर खुसरो। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी ट्रिक जिसमें आदिकालीन साहित्य का जो विकास हुआ, किस किस रूप में कब हुआ, ये इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया। आ से सबसे पहले आया अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य के बाद में आया सिद्ध साहित्य। सिद्ध के बाद जैन साहित्य आया। जैन साहित्य को रास साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। रास साहित्य। ध्यान रखना, रास साहित्य अलग है और रासो साहित्य अलग है। रासो अपने आप में जो राजा महाराजाओं के समय में जो कवि रहते थे, दरबारीगण रहते थे, तो वो अपने राजा की, यानी कि जो उनका आश्रयदाता शासक होता था, उसकी प्रशंसा करते थे, वो तो कहलाया रासो साहित्य। लेकिन ये रास साहित्य, जैन साहित्य को रास साहित्य कहा जाता है। इसके बाद है फागु काव्य। फागु का शाब्दिक अर्थ है बसंत ऋतु। जो बसंत ऋतु के समय में जो साहित्य या जो कविताएं की गई, वो फागु काव्य के अंतर्गत रखी गई है। नाथ साहित्य फागु काव्य के बाद आता है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य क्या है दोस्तों? बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म जब दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। लेकिन महायान से धीरे धीरे विकृत होकर वज्रयान शाखा निकली, और वज्रयान शाखा से ही धीरे धीरे बाद में नाथ साहित्य का विकास हुआ। नाथ साहित्य के बाद रासो साहित्य आया, जिसमें जो कवि होते थे वो अपने आश्रयदाता यानी शासक के जो घटनाएं होती थी, उनका जो विकास, व्यक्तित्व का वर्णन करते थे। तो उनकी मतलब
रचना करते थे अपने शासक के संदर्भ में। राष्ट्र साहित्य के बाद आता है लौकिक साहित्य, और लौकिक के बाद आता है विद्यापति, और विद्यापति के बाद आता है अमीर खुसरो। यानी कि अपभ्रंश से विकसित होकर अमीर खुसरो यानी खड़ी बोली तक का विकास आदिकालीन साहित्य में आता है। अब इसमें आदिकालीन साहित्य में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य के जो कवि हुए कौन कौन थे और उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। छात्रों, अब आगे बढ़ते हैं अपभ्रंश साहित्य की तरफ। अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचना। सबसे पहले बात करते हैं हम स्वयंभू, इसकी स्वयंभू के बारे में। स्वयंभू की कौन कौन सी रचनाएं थी, इनको किस कवि ने प्रथम माना और इनकी प्रथम रचना कौन सी है। स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना और इनकी प्रथम रचना है पवन चरियो। पवन चरियो, जिसे अपभ्रंश की राम कथा भी कहा जाता है। अपभ्रंश की राम कथा। इस पवन चरियो रचना को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की प्रथम रचना माना था। इसके अलावा इनकी दूसरी रचना है रिठनेमी चरियो। रिठनेमी चरियो, और तीसरी रचना है स्वयंभू छंद। स्वयंभू छंद, ये तीन रचनाएं स्वयंभू द्वारा रचित हैं। इसके बाद बात करते हैं हम पुष्य दंत। दूसरे रचनाकार कौन थे? पुष्य दंत, जिनका कहीं कहीं नाम पुण्य भी मिलता है। इनकी रचनाएं है महापुराण। इसकी प्रथम रचना है महापुराण। महापुराण। दूसरी रचना है नय कुमार चरियो। नय कुमार चरियो, जिसे नाग कुमार चरित के नाम से भी जाना जाता है। नाग कुमार चरित। पुष्यदंत की तीसरी रचना है जसहर चरियो। जसहर चरियो, और चौथी रचना है कोश ग्रंथ। कोश ग्रंथ। ये चार रचनाएं पुष्यदंत द्वारा रचित हैं। इनके बाद आते हैं धनपाल, तीसरे रचनाकार हैं या कवि हुए थे धनपाल, जिनकी रचना है भविष्यत कहा। कौन सी रचना है धनपाल की? भविष्यत कहा, जिसका कहीं कहीं नाम भविष्यत कथा भी मिलता है। भविष्यत कथा। कथा और कहा में आप समझ लेना, अगर प्रश्न में भविष्यत कथा हो तो वो भी सही है और भविष्यत कहा हो तो वो भी सही है। अब धनपाल के बाद बात करते हैं हम हेमचंद्र की। इसको पहले मैं मिटा देता हूं। चौथे रचनाकार है हेमचंद्र। कौन? हेमचंद्र। हेमचंद्र की रचना है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी।
सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन हेमचंद्र की प्रथम रचना है, जो एक व्याकरणिक ग्रंथ है। क्या है दोस्तों? व्याकरण ग्रंथ है। ये बार बार पूछ लिया जाता है कि सिद्ध हेमचंद्र अनुशासन की कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा है छात्रों? व्याकरण। व्याकरणिक ग्रंथ है सिद्ध हेमचंद्र अनुशासन। इनकी दूसरी रचना है, हेमचंद्र की दूसरी रचना है छंदो अनुशासन। छंदो अनुशासन। और इनकी तीसरी रचना है कुमारपाल चरित। कुमारपाल चरित। इनकी चौथी रचना है योग शास्त्र। योग शास्त्र। तो पांचवी रचना है प्राकृत व्याकरण। कौन सी है? प्राकृत व्याकरण। और छठी रचना है इनकी देशी नाममाला। देशी नाम माला कोश। छठी रचना कौन सी है? देशी नाममाला कोश। हेमचंद्र के बाद आते हैं राम सिंह। कौन? पांचवी रचना कौन है हमारे? राम सिंह। राम सिंह की रचना है पावड़ दोहा। पावड़ दोहा। राम सिंह के बाद आते हैं अब्दुल रहमान। छठी रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। संदेश रासक। अब्दुल रहमान के बाद अगले कवि हैं जो इंदु। सातवें कवि कौन है? रचनाकार कौन है? जो इंदु। जो इंदु की दो रचनाएं मिलती हैं, वो कौन कौन सी हैं? परमात्मा प्रकाश पहली है, परमात्मा प्रकाश, और दूसरी है योग सार। योग सार। ये दोनों ही रचनाओं का समय है 6वीं शताब्दी। 6वीं शताब्दी। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य में प्रमुख 7 रचनाकार हुए। उनकी रचनाएं जो मैंने आपको अभी बताई, इनको लिख करके याद कर लेना। ये बार बार प्रश्न परीक्षा में पूछ जाती है। इनमें विशेषकर अब्दुल रहमान का पूछ लिया जाता है, योग सार पूछ ली जाती है, और ये सिद्ध हेमचंद्र अनुशासन, ये तो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। इसको तो आप अभी से इम्पोर्टेंट लगा लें, क्योंकि इसका जो विधा पूछी जाती है बार बार कि सिद्ध हेमचंद्र अनुशासन किस विधा की रचना है, तो व्याकरणिक ग्रंथ है। कभी कभी कुमारपाल चरित भी पूछ लिया जाता है, और राम सिंह का पावड़ दोहा। इन रचनाओं को तो आप बिल्कुल इम्पोर्टेंट मानकर चले। इसके बाद बात करते हैं हम सिद्ध साहित्य के बारे में।